मित्रों, राम राम, जय भारत। मैं राजन पांडे आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल दी राजन पांडे शो में। अगर मित्रों, जैसे आपने अगर देखा होगा, एक है पत्रकार, पहले भी अपने वीडियो में मैंने उनका जिक्र किया था कि 2014 के बाद से मैं उनको कंटिन्यूअस सिवाय मतलब रोने के अलावा, पहले जब ये बहुत ही एक प्रतिष्ठित न्यूज़ चैनल में एंकर होते थे तब भी उनको मोदी जी को लेकर, उनकी सरकार को लेकर वह जो एक पूर्वाग्रह है उससे ग्रसित होकर वे हमेशा मतलब देश में कुछ अच्छा हो ही नहीं रहा है, इस नैरेटिव को लेकर जितना भी रो सकते थे अपने चैनल अपने शो में उतना वे रोते थे। और आज भी रो रहे हैं बदस्तूर, उसमें कहीं भी कोई चेंज नहीं आया है। सिर्फ इतना है कि नौकरी से निकाल दिए गए या उन्होंने नौकरी छोड़ दी उस प्रतिष्ठित चैनल से, और उसके बाद अपना उन्होंने यूट्यूब में अपनी दुकान खोली। और मगर उस दुकान में भी उनका वही जिसको कहना चाहिए वैसे तो और बड़ा एक वैसा शब्द है, वह शब्द ना यूज करते हुए विधवा विलाप उनका चालू रहता है। अभी जैसे मैंने आप सबको बताया था कि कल भी वे बहुत ज्यादा व्यथित थे मोदी जी को लेकर। पहले तो G20 उनके समिट, G20 समिट जो है वो उनके निशाने पर है, जिसको वो मतलब सिरे से खारिज करते हैं कि यह एक अनावश्यक का तामझाम है जिसमें से कुछ भी हासिल नहीं होता है। जो भी इसके, आज तो उन्होंने ये भी बताया कि पिछली 200 बैठक ऐसी हो चुकी है G20 की, जिसका मतलब ऐसा कह लीजिए कि वो सब जो बाकी G20 के जो सदस्य हैं, जो भी देश हैं, राष्ट्र अध्यक्ष हैं उनके, वे सब बेवकूफ है। एकमात्र बुद्धिजीवी जो इस धरती पर है तो वह मात्र वह एक कुमार करके हैं। अब नाम लेना भी उचित मैं नहीं मानता। तो सब बेवकूफ हैं, सिर्फ एक ये साहब हैं। तो आज उन्हीं की तर्ज पर मैं आप सबसे मैं बात करने वाला हूँ। तो भाइयों, जब ऐसा मैं जितना अच्छी मिमिक्री कर पाऊंगा, आई डोंट नो कितनी कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, आप लोग ही जज करके बताइएगा। तो ऐसे समय पर जब हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू उनके कपड़े धुलने, जब सोचिए कि पेरिस जाया करते थे, जबकि एक आम भारतीय उस समय पर जिस प्रकार से अंग्रेजों ने उसका शोषण किया था, उसके पहले मुगलों ने शोषण किया था, तो समहाउ वो अपने आप को सर्वाइवल के लिए भी उपयुक्त नहीं पाता था कि वे सरवाइव कर जाए। ऐसे समय पर हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री जवाहरलाल नेहरू जी, है ना, जो कि एक एक्सीडेंटल हिंदू थे उन्हीं के शब्दों में, और जिनकी शिक्षा दीक्षा भी ब्रिटेन जैसे देश में हुई थी, जो पूरी तरह से ब्रिटिश के रंग रूप में रंगे हुए थे। इवन कि उन्होंने लॉर्ड माउंट इतने रंग गए थे वे उस ब्रिटिश कल्चर में कि जो लॉर्ड माउंट बेटन होते थे, जो शायद है कि लास्ट वाइस रॉय थे इस हमारे राष्ट्र के, है ना, तो उनकी बीवी के साथ भी उन्होंने अपने वह सब जितने भी आधुनिक हो चुके थे सबका परिचय दिया था। अब आज आप कंपेयर कर लीजिए मोदी साहब से। मोदी साहब एक ऐसे प्रधानमंत्री जो आज तक, बताइए, उस ब्रिटिश कल्चर को अपना नहीं सके। होना तो ये चाहिए था कि उनको उस जवाहरलाल नेहरू जी के परिपाटी को आगे बढ़ाना चाहिए था। अब देखिए साहब, एक बात और भी है कि जब अभी जैसे मैंने आप सबको बताया कि प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी के कपड़े धुलने तक वो पेरिस भेजते थे, तो क्या भारत में ऐसे घाट नहीं रह गए थे, या ऐसी लॉन्ड्रियां नहीं थी, या ऐसे धोबी नहीं थे, या वॉशरमैन नहीं थे कि जो उनके कपड़ों को सही तरीके से धो सकते थे? परंतु नहीं, उन्होंने, इसके पीछे कारण ये था, इतने बड़े वो दूरदृष्टा थे कि उस समय पर भी उन्होंने, वो जानते थे कि मैं ही आगे चल के इस देश का प्रथम प्रधानमंत्री बनने वाला हूं, तो क्यों ना अभी से मैं फ्रांस के साथ अपनी
जो डिप्लोमेसी है उसको कंटिन्यू करूं और उसको कितना सुदृढ़ कर ले जाऊं। तो जो वो कपड़े फ्रांस भेजते थे, पेरिस भेजते थे, तो उसका एकमात्र कारण था कि आने वाले समय में फ्रांस के साथ हमारे जो व्यापारिक रिश्ते हैं वे और मजबूत होते जाएं समय के साथ साथ। मगर अनफॉर्चुनेटली देखिए, एक ऐसे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी के बाद आते हैं जिनको सादगी से ज्यादा प्यार होता है। वे बड़े सादगी पूर्ण जीवन जीने वाले प्रधानमंत्री साबित होते हैं, जिनकी बड़े रहस्यात्मक तरीके से, कह लीजिए संदेहास्पद तरीके से ताशकंद में मृत्यु हो जाती है। अब चलिए ठीक है, अब देखिए, अब जिस परिपाटी को आने वाले प्रधानमंत्रियों को आगे बढ़ाना था, परंतु किसी ने भी वह हिम्मत क्यों नहीं दिखाई। क्या पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, जब वे इतनी हिम्मत दिखा सकते थे कि जिस समय पर भारतीयों को अपने परिधान को लेकर बड़ा सजग रहना पड़ता था कि तन ढकने के लिए कपड़े नहीं होते थे, उस समय पे जवाहरलाल नेहरू जी ना सिर्फ अपने उस समय के जो भी, कह लीजिए कि उनके महंगे वस्त्र रहते थे जिसको वे नहीं पाते थे कि भारत में धुलें, वे विदेश से धुलवाते थे। भाई ऐसी ही अपॉर्चुनिटी तो श्री लाल बहादुर शास्त्री जी को मिली थी, है ना, इंदिरा गांधी जी को भी मिली थी, और उन्होंने उसका भरपूर दोहन भी किया था कि जब उनके पोते पोतियों का, बेटों का जब बर्थडे सेलिब्रेशन होता था, तो वे हमारी सेना के जो ये अपने शिप्स होते हैं वहां वे अपना बर्थडे सेलिब्रेट करते थे। इवन कि जिस समय पर लोगों के पास आम सुविधा नहीं थी अपने वे ऑफ सफर करने की, उस समय पर उनके कुत्ते बिल्ली भी हवाई जहाज में ट्रेवल करते थे। तो यह गलती तो भारतीयों की थी कि उन्होंने अपने स्टैंडर्ड को इतना ऊंचा नहीं बनाया, या कैसे भी कह लीजिए कि उन्होंने खुद को इतना भी सक्षम नहीं बना पाया था कि वे ट्रेन में सफर करते या कार में सफर करते या किसी भी अन्य साधन से ट्रेवल करने में अपने आप को सक्षम पाते। तो गलती देखिए साहब यहाँ पर पूरी तरह से वह बिल्कुल आम भारतीय की थी कि उन्होंने कभी अपने उन प्रधानमंत्री और उनके परिवार को फॉलो नहीं कर पाया। हाँ जी, मतलब आप देखेंगे तो कैसे भी नया नया कीर्तिमान गढ़ रहा था यह परिवार, राष्ट्र के लिए समर्पित परिवार, कि जिस समय पर लोगों के पास आवागमन का साधन नहीं था, तो उस समय उनके कुत्ते बिल्ली भी इस परिवार के, है ना, फ्लाइट्स में सफर करते थे। और आगे बात बढ़ाएं तो उनके जो बर्थडे, बच्चों के बर्थडे सेलिब्रेशन होता था, वो भी इंडियन आर्मी के शिप्स में, नेवी के शिप्स में, शायद कि विक्रांत को उन्होंने चूज किया था। तो कितनी बड़ी सोच के वे मालिक होते थे। और आज देखिए, है ना, कि आप पाएंगे कि मोदी जी अरे क्या स्वागत कर रहे हैं, जो मेहमान आए हैं उनको सोने के प्लेट और चांदी की गिलास चम्मच इनमें भोजन कराएंगे। अरे बाबा, जब आज हम विश्व गुरु बनने के सपने संजो रहे हैं, तो हम होना तो ये चाहिए था कि हम अपने मेहमानों को दोना पत्तल, या जो नॉर्मली आम भारतीय घरों में आप देखते होंगे वो जो क्रॉकरी यूज की जाती है, उसमें उनको खाना खिलाना चाहिए था। इससे ये होता कि शायद एक ही दूसरे देशों में भी दोना पत्तल की तौर तरीके शुरू हो जाते, लोग दोना पत्तल में खाना खाते बाहर अब्रॉड में भी। तो इससे क्या होता है कि जो हमारे दोना पत्तल बनाने वाले कारीगर हैं उनको रोजगार सृजित होता। वो चांदी के गिलास में पानी पीने से बेहतर था कुल्हड़ रखे जाते,
हम कुम्हारों को इसमें से काम मिलता। आपको याद है ना कि लालू जी ने कुल्हड़ की व्यवस्था की थी रेलवे प्लेटफॉर्म्स पर, जिससे कि कितनी आमदनी बढ़ी थी कुम्हार भाइयों की। तो कुछ एक मोदी साहब को भी ऐसा ही करना चाहिए था कि वे जब इन सभी राष्ट्र अतिथियों का स्वागत कर रहे होते, उनके सम्मान में भोज दे रहे हैं, तो वहां पर दोना, पत्तल, कुल्हड़, इनमें उनको खाने पीने की चीजों को परोसा जाता। अब एक बात और देखिए, इसी परिवार के एक युवराज हैं श्री श्री 1008 राहुल गांधी जी, जिनको कि मोदी जी ने एक भारी भारी रकम खर्चा करके पप्पू की उपाधि से नवाज दिया था, अलंकृत करा दिया था। और यह भोली भाली जनता समझ नहीं पाई मोदी जी के इस मास्टर स्ट्रोक को। और राहुल गांधी जी ने भी शायद है कि उनको कुछ सपोर्ट दे दिया कि ठीक है, आप मेरी छवि के साथ ऐसा करना चाहते हो तो मैं आलू से सोना बनवाऊंगा और पप्पू की छवि गढ़वाऊंगा। विश्व 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 हाँ, मतलब कुछ एक ऐसे एक इंजीनियर हुए थे जिनके नाम पर वे अभियांत्रिकी दिवस या इंजीनियर्स डे मनाया जाता है। उसको भी शायद है कि अब तक में तो वे युवराज ने उसको कंठस्थ भी कर लिया है। तो यह दिखाता है कि वह व्यक्ति जो कि भारतीय जो बहुत ही मतलब विशिष्ट, विश्व में स्थान में रखने वाले विशिष्ट व्यक्ति हुए हैं, उनका नाम लेने में भी उनको 10 बार जो सोचना पड़ता था, मैं पता करूंगा और उनसे पक्का है कि विश्वेश्वरैया मैं कहलवाऊंगा। जब वे बोलेंगे तब मुझे पूरा विश्वास है कि आप सबको पता चल जाएगा कि वे पप्पू नहीं थे, वे तो श्री श्री 1008 श्री राहुल गांधी हैं, है ना, जिनके जीजा जी ने 5 लाख 6 लाख से कुछ अपना व्यवसाय शुरू किया था और पता नहीं कितने मल्टीपल करोड़ बना लिए थे। तो यह उस परिवार की उद्यम कौशलता को भी दिखाता है। तो बनिस्पत की इस परिवार की जो जादूगरी है कि लाख रुपए या 5 लाख रुपए को कैसे 200 करोड़ या उससे भी ज्यादा भी हो सकती है में उसको बढ़ाया जा सकता है, तो परिवार को पैम्पर करके भारतीय उद्योग को और भी कहीं विशिष्ट स्थान दिलाया जा सकता था। आज भारत अगर 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना तो हो सकता है कि वह दूसरे या तीसरे पायदान पर होता, परंतु मोदी जी को कहाँ ये सब इतना ज्ञान। वे तो अपनी छवि सुधारने में ही लगे रहते हैं। अब वे प्रधानमंत्री हैं तो क्या हुआ भाई, वहां पर जब आज G20 के आप स्वागत समारोह में देखेंगे या हर जगह कैमरा जो रहेगा वो मोदी जी पर रहेगा, जबकि होना तो ये चाहिए था कि कैमरे का मुंह गांधी परिवार के 10 जनपद या जहां पर प्रियंका वाड्रा रहती हैं या राहुल जी जहां पर रहते हैं उस तरफ कैमरा सारे मुड़े होने चाहिए। और वैसे भी आज श्री श्री 1008 श्री राहुल गांधी जी ने ब्रुसेल्स बेल्जियम में बताया कि जो जिस अपोजिशन ऑफ लीडर ऑफ अपोजिशन को 60% वोट्स मिले हों और जिसको कि डेमोक्रेसी में सही मायने में प्रधानमंत्री मान लेना चाहिए, तो उनको इस भोज में आमंत्रित नहीं किया गया। और आमंत्रित किसे किया गया? पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को। अरे आप मतलब इतना सबके बावजूद भी इतने सारे वीडियोस हैं सोशल मीडिया में, इतने सारे क्लिपिंग्स हैं कि एक्चुअल प्रधानमंत्री उस समय पे कौन होता था यूपीआई रिजाइन में, जिसको कि आज हम लोगों ने इंडिया नाम से कर दिया है और जिसकी वजह से प्रधानमंत्री जी घबरा कर देश का नाम बदलने पे उतारू हो गए हैं, जबकि देश का शाश्वत नाम सदैव से भारत ही रहा है। तो अब
इन लपड़गंजियों को क्या समझाया जाए, है ना। अब वे प्रधानमंत्री जो कि सब जानते हैं कि एक्चुअल प्रधान सुपर प्रधानमंत्री यूपीए रिजाइम में कौन होता था, तो सही मायने में तो उनको बुलाने से बेहतर था कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी को बुलाया जाता। और शायद है कि वे जो अब मोदी जी को देखिए, वे 40% की वोटिंग के साथ, वोट बैंक के साथ देश के प्रधानमंत्री बने हुए हैं, और 60% के साथ खड़गे जी लीडर ऑफ अपोजिशन है। तो यह बात तो थोड़ा सा हमारे बुद्धिजीवी वर्ग को सोचना चाहिए कि अगली बार से जो लीडर ऑफ अपोजिशन होगा वो ही इस देश का प्रधानमंत्री होगा। भले से सीट संख्या या आप ये कह लीजिए कि नंबर्स में कोई भी दल सत्ता बनाने के लिए हाथ ऊपर करेगा तो उसको नीचे करा दिया जाएगा और कहा जाएगा नहीं, लीडर ऑफ अपोजिशन के साथ इतने नंबर ऑफ वोट परसेंटेज है, इसलिए सत्ता तो साहब लीडर ऑफ अपोजिशन के पास रहेगी, और हम इसमें प्रधानमंत्री तो हम ही रहेंगे क्योंकि हमारा कॉपीराइट है। अब देखिए एक और भी बात है, हमारे देश के जो अघोषित अभी तो फिलहाल उनको कांग्रेस का ही युवराज मानिए, है ना। और वे जब भारत के प्रधानमंत्री यहाँ पे ग्रुप 20 के जो लीडर्स हैं उनका स्वागत कर रहे होंगे, उनको भोज दे रहे होंगे। आज तो उन्होंने जो बिडेन की भी अगवानी की, और उसके बाद देखिए हमारे युवराज मतलब हमारे से मतलब आप समझ जाइए कि कांग्रेस के युवराज और अघोषित रूप से राजा ही मान लीजिए आप उनको, तो वे ब्रुसेल्स में मतलब भारत से 7 समुंदर पार जाकर यूरोप के एक कंट्री बेल्जियम में उसकी राजधानी में पता नहीं कहां से कैसे करके मैनेज किया उन्होंने कि यूरोपियन मेंबर्स के पार्लियामेंट्री मेंबर्स को लेकर आए, उनके सामने उनके साथ मीटिंग की, फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने बताया कि हमारे प्रधानमंत्री जी एक्चुअली हमारे एलियंस के नाम से डर गए थे, है ना, जिसका फुल फॉर्म होता है इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिक इंक्लूसिव एलियंस। तो एलियंस तो पहले से जुड़ा हुआ है, बट हम फिर भी उसको इंडिया ही बुलाएंगे, इंडिया एलियंस। अरे बाबा, मतलब ये बेवकूफ लोग नहीं समझ पाते हैं कि एक्चुअली एलियंस जो है ना थोड़ा सा हम उसको साइलेंट कर दिए हैं उसमें, हम अलग से एलियंस बोलेंगे, इंडिया एलियंस नहीं है वो, है ना। अब देखिए कुछ गलतियां तो आप वोटर्स की भी है, जो आप लोग थोड़ा पढ़ लिख गए और ये सोशल मीडिया के आने के बाद से आप लोगों ने भारतीयता की ओर अपना मुंह मोड़ लिया, है ना। भारतीयता की ओर आप चले गए कि भारत, भारत की अस्मिता, भारत की शान, भारत का गौरव, उससे जुड़े प्रतीकों से आप जुड़ते चले गए। और मोदी जी तो शायद आए ही इसी के लिए थे। अब देश फिर देखिए 5वीं अर्थव्यवस्था पर भी आ जाए, फिर उसके बाद जब दूसरे देश स्ट्रगल कर रहे हों कि किसी भी प्रकार हम अपनी अर्थव्यवस्था को संभाल लें, तो 5वें नंबर पर आ जाना क्या दर्शाता है? यही ना दर्शाता है कि बाकी के देश कमजोर हैं, आपके पास पता नहीं कहां से पैसा आ गया, अदानी जी ने आपको दे दिया पैसा तो आप आगे बढ़ गए। बाकी देशों के पास, उनके पास वैसे उद्योगपति नहीं है जो सरकार को भरपूर जीएसटी दे सके, और ऐसे ना तो कर्मठ मंत्री हैं, जैसे कि मैं थोड़ी देर के लिए नाम ले लूं तो गडकरी साहब का, कि जिन्होंने रोड कंस्ट्रक्शन को लेकर जो नए कीर्तिमान गढ़े हैं, उसका तो आपको कहीं पे शायद है कि हम यूपीए रिजाइम में तो आपको कोई मुकाबला ही नहीं हो सकता। अब देखिए श्रेय लेने की बात है, तो आज अगर मोदी जी इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस कर जाते हैं कि चंद्रयान की जो सफल लैंडिंग हुई चांद पर, तो वो चाहते तो अपने नाम से भी कर सकते थे,
या नहीं भी कर सकते थे तो चलो ठीक है, उनको अपना नाम नहीं पसंद होगा तो भाई नेहरू परिवार के नाम से रख देते, गांधी परिवार के नाम से रख देते। शिव शक्ति, अब बताइए शिव और शक्ति, शिव एक औघड़दानी है ना, शमशान में वास करने वाले, और शक्ति जो ऐसा माना जाता है। फिर ये तो मैथोलॉजी है ना, मैथोलॉजी मतलब क्या होता है, मिथ, जो कि भ्रमित है, मतलब इट्स जस्ट स्टोरी जो हम सुनते आए हैं। अब देखिए भारतीयों को भी देखिए, आज भी वो उसको मैथोलॉजी ही बोलते हैं, जबकि तो वो रिलीजियस स्क्रिप्चर्स में है ना। तो एक औघड़ दानी या एक औघड़ को के नाम पर और उसकी एक पत्नी के नाम पर उन्होंने शिव शक्ति पॉइंटर रख दिया। अब देखिए अगर आज की डेट में यह यूपीए का या गांधी परिवार के नेतृत्व में यह उपलब्धि हासिल हुई होती तो हो सकता है कि वो उसका नाम सोनिया गांधी पॉइंट, राहुल गांधी पॉइंट या प्रियंका वाड्रा पॉइंट रखते, जिससे एक मैसेज जाता पूरे देश को कि इसरो के साइंटिस्टों ने तो कुछ नहीं किया, राहुल गांधी जी या सोनिया गांधी जी या प्रियंका वाड्रा जी कंधे पे लेकर गए और वहां पर सक्सेसफुल लैंडिंग करा दी। अब बताइए ऐसा भी होता है? अरे अपने आपको अपना उसमें नाम जोड़ना चाहिए था, आपने अपॉर्चुनिटी मिस कर दी। चलिए कोई बात नहीं, है ना। अब आपको तो मोदी जी को तो सिर्फ भारत, भारत से जुड़ी हुई चीजें, चीजें से मतलब प्रतीक, देवी देवता, धर्म, शिव भक्ति, यही तो सूझता है। जबकि कायदे से तो चाहिए था कि उनको अपने आप को अब तक में एथिस्ट घोषित कर देना चाहिए था, नास्तिक, क्योंकि भाई वो एक सेकुलर देश के प्रधानमंत्री हैं, सेकुलर, है ना, जहां पर कोई गर्व तो ये कर सकता है कि मैं प्राउड क्रिश्चियन हूं, मैं गर्वी यह हूं, मैं गर्वी वह हूं। तो मोदी जी ने तो अपने आप को अभी तक इस प्रकार से, हाँ वो विवेकानंद जी को कोट करके कभी कभी ऐसा मैंने सुन लिया है कि विवेकानंद जी बोला करते थे कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। अब बताइए एक सन्यासी है ना, जो शिकागो में जाकर एक सदी पहले जीरो पर अपना व्याख्यान देता है और दुनिया उसकी मुरीद हो जाती है। तो मतलब यह ब्रेन ड्रेन आज की उससे नहीं है, ब्रेन ड्रेन तो पहले भी होता था। उस समय पर विवेकानंद जी भारत में अगर होते तो क्या शून्य पर कोई भाषण उनका सुनता, व्याख्यान सुनता? नहीं सुनता, क्योंकि उस समय पर मोदी जी का शासन नहीं था, उस समय पर अंग्रेजों का शासन था और लोग तब इतने जागरूक नहीं थे। ये तो मोदी जी ने जागरूक कर दिया कि आज लोगों को बताइए, आज पता चल रहा है कि जो शिवाजी ने जिस वाघ नख से एक बहुत ही वैसे राजा का, क्या नाम था उसका, कोई, हाँ कोई मुस्लिम शासक था, उसका वध किया था, अफजल खान, हाँ जी हाँ जी, उसका वध किया था, संहार किया था, उसको मोदी जी लेकर आ रहे हैं। जबकि यूपीए के रिजाइम में टीपू सुल्तान, जो एक कथित तौर पर ही सही कि जिसने हिंदू दक्षिण भारत में हिंदुओं का जमकर नरसंहार किया था, उसकी तलवारें लेकर आई जाती थी। तो कहीं ना कहीं देखिए यह एक बहुत वैसी कोई बात है जो मोदी जी अपने पत्ते अभी भी नहीं खोल रहे हैं। और ऐसा लगता है आने वाले समय में, जैसे कि उन्होंने राम मंदिर की जो था, हम पूछा करते थे कि मंदिर तो आप बनाओगे मगर तारीख कब बताओगे? अब वो तो जनवरी 2024 में या फरवरी 2024 में उसका लोकार्पण करने को बिल्कुल तैयार है, मंदिर भी तैयार हो गया है ऑलमोस्ट। इसी प्रकार से काशी, काशी विश्वनाथ,
वो भी अब वो लेकर चले जाएंगे वहां पे। बाबा विश्वनाथ बिल्कुल उस प्रकार से विराजित तो पहले से हर कोई जानता है, क्या मैं नहीं जानता? मगर नहीं, मैंने इस बात पर कभी भी चर्चा नहीं की, और करूं भी क्यों? मेरे को कोई पैसे तो मिलते नहीं है बाबा विश्वनाथ से। मुझे जहां से पैसे मिलेंगे मैं तो उन्हीं की बात करूंगा ना भाई। मैं क्या पागल हूं जो जहां से मेरे को कुछ नहीं मिलना है मैं क्या करूंगा ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय जप कर, जबकि मैं जानता हूं कि मैं कुछ और जपूंगा तो मेरे को अच्छी मिलेगी। तो एक बात ये, अब एक भारतवंशी कह लीजिए, पर है कि नहीं है मैं भी अभी अच्छे से नहीं कह सकता, परंतु नाम से भी और अपने कर्म से भी खुद को हिंदू बताते हैं, और उनके कर्म बताते हैं कि वो सच में बड़े पक्के सनातनी हैं, और वे गर्व भी महसूस करते हैं। एक बार देखा गया था वे कैसे इस्कॉन के एक संत के चरणों में अपने आप को झुकाए हुए थे। फिर अभी अभी वो मुरारी बापू के सत्संग में भी गए थे, वहां पे उन्होंने जय सिया राम का नारा लगाया था। और आज भारत आकर उन्होंने फिर से वही राग अलाप दिया कि मैं गर्वी हिंदू हूं, मुझे हिंदू होने पर गर्व है। अब बताइए, ब्रिटेन का पीएम अगर अपने आप को एक प्राउड हिंदू बोलता है, तो ये बाकी के जो हिंदू, मुझे छोड़ दीजिए, है ना, मैं तो जो भी हूं सब जानते हैं, तो बाकी हिंदू भी तो फिर कल अपने आप में गर्व करने लग जाएंगे कि जब ब्रिटेन का प्रधानमंत्री अपने आप को गर्वान्वित हिंदू बोलता है या फील करता है, तो बाकी भी तो उस नक्शे कदम पर चल पड़ेंगे। तब तो फिर भारत को हिंदू राष्ट्र बनने से फिर कोई नहीं रोक पाएगा। तो बहुत जरूरी है कि आप वोटर्स, देखिए मैं तो यही चाहूंगा कि आप है ना, अगर व्यक्तिगत राजन पांडे की बात कहे मैं करूं मिमिक्री छोड़कर, तो पक्का मैं कहूंगा कि भैया 300 प्लस नहीं 400 प्लस सीटें आप मोदी सरकार को दीजिए। और अगर मिमिक्री वाले साहब तो जिनकी मैं मिमिक्री कर रहा हूं, तो उनके लिए तब तो मैं ये कहूंगा कि आप सबको वोट दीजिए, बस मोदी जी को मत दीजिएगा, क्योंकि वो देश को गौरवान्वित करते जा रहे हैं। देश की आधारशिला जिस पर देश आज हमारा, मतलब आज का नहीं, ये तो सनातन सदियों से टिका हुआ है, उसकी जड़ों को और मजबूत करते जा रहे हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब अपने विवेक से काम लेंगे, और सच में अगर आपको हिंदू राष्ट्र बनने से बचाना है, तो मोदी जी को बिल्कुल वोट मत दीजिएगा। बाकी आप सीपीआई को दीजिए, सीपीआईएम को दीजिए, समाजवादी पार्टी को दीजिए, और हाँ, जिनका मैं भी जिक्र कर रहा था श्री श्री के 1008 राहुल गांधी जी, उनको वोट दीजिए। मोदी जी को देंगे तो पक्का है कि वे तो हिंदू राष्ट्र की जो और अखंड भारत की जो परिकल्पना है, उसको आप लोग माने या ना माने, वे पूरा करके मानेंगे, उसको सच साबित करके मानेंगे। तो आई बिलीव कि आप सबको यह संवाद पसंद आया होगा तो लाइक का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। अब चलिए, बहुत हो गई मिमिक्री, अब अपने उसमें आ जाए हम, और बहुत प्यार से बोले जय श्री राम, जय भारत।